बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। बेशक एना, लाना और आदिल अपनी एक टीम के साथ हिंदुस्तान में ही मौजूद हैं। क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं उनके साथ वहाँ मौजूद हूँ? मैं यही समझ रहा था कि तुम वहाँ उनकी रहनुमाई कर रहे हो। मिस्टर हरारे, अपना शतरंजी ज़हन इस्तेमाल करो। शीतारा ख्याल ख्वानी करती है, मैं उसके ज़रिए आदिल को गाइड करता हूँ। क्या हमारे दरमियान कोई समझौता हो सकता है? मैं चाहता हूँ कि ये दोनों गाड़ियाँ चेकिंग के बगैर गुजर जाएं। जब तुमने दिल्ली शहर की नाकाबंदी कराई थी और शीतारा के फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए थे, तब मैंने तुमसे समझौता करने की दरख्वास्त नहीं की थी। बेशक तुम लोग बाकमाल हो, तुम बड़ी जहानत और बेमिसाल हिकमत अमली से शीतारा को निकाल ले गए थे। मैं भी अपनी जहानत से काम नहीं ले सकता। मुझे यकीन है कि शीतारा इसी अफसर के अंदर छुपी हुई है जिसकी ज़ुबान से मैं बोल रहा हूँ। मिस्टर हरारे, मैं जानता हूँ इन गाड़ियों में से अक्स मुंतकिल करने वाला सामान बरामद होगा, लेकिन तुम्हारा कोई ख़ास आदमी गिरफ्तार नहीं हो सकेगा। तुम्हारे इन तमाम चमचों को कैदी बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा, और अक्स मुंतकिल करने वाले आलात छीन कर रख लिए जाएंगे तो तुम्हारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पता नहीं तुम लोगों ने इस जैसे कितने और आलात बना रखे हैं। तुम्हारे हिंदुस्तान पहुंचने तक वहां दूसरे आलात और कैमरे वगैरह पहुंच जाएंगे। तुम हमारी ताकत को और वसी ज़राए को खूब समझ रहे हो। समझ रहा हूँ, इसलिए रास्ता नहीं रोकूंगा, और ये कसम खाकर कहता हूँ कि शीतारा मौजूद नहीं है। तुम इस अफसर को आलाकार बनाए रखो और अपनी इन दो गाड़ियों को चेकिंग के बगैर ले जाओ। मैं हैरान हूँ कि तुम मेरे आदमियों को इन आलात समेत जाने की इजाज़त दे रहे हो। मैं पहले कह चुका हूँ कि हैरान होना छोड़ दो। मैं चूहे नहीं पकड़ता, शेर का शिकार करता हूँ। इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए, अपनी दोनों गाड़ियों को यहाँ से ले जाओ। हरारे ने अफसर की ज़ुबान से सिपाहियों को हुक्म दिया, इन दो गाड़ियों को जाने दो। सिपाहियों ने हुक्म की, तामील की। वो गाड़ियाँ चेकिंग के बगैर जाने लगीं। पारस ने अफसर को देखकर कहा, अच्छा मिस्टर हरारे, मैं भी जा रहा हूँ। मेरा ये एहसान याद रखना। गुड नाइट। यह कहते ही उसका अक्स गायब हो गया। जे मॉर्गन ने उसके पास आकर पूछा, आपने उन्हें क्यों जाने दिया? पारस ने जवाबन पूछा, क्या बारबरा वहाँ चेक पोस्ट पर है? जी हाँ, वो सिपाहियों के अंदर रहकर एक एक गाड़ी को चेक कर रही है। मॉर्गन, तुम्हें भी वहाँ रहना चाहिए। किसी गाड़ी में ख्याल ख्वानी करने वाला क्रूसो आ रहा है। उसके साथ कोई ड्राइवर भी होगा तो वो योगा का माहिर होगा। जैसे ही किसी पर शुबा हो मुझे इत्तला देना। अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ। ज़रा एक मिनट, शीतारा भी सानी और अली के साथ है। सानी से कहो वो शीतारा के साथ मेरे पास फ़ौरन आए। जे मॉर्गन चला गया। थोड़ी देर बाद शीतारा ने उसके अंदर आकर कहा, हाय पारस, तुमने मुझे बुलाया है। तुम्हारे पास आकर मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। मैंने सानी के साथ आने को कहा था। सानी मेरे साथ है, तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम उसकी मौजूदगी में मुझसे मोहब्बतों और मुसरतों का इजहार कर रही हो। वो जल भुन कर राख हो रही होगी। सानी ने कहा, तुम मुझे गुस्सा दिलाने या चिढ़ाने के लिए छेड़ो, मैं फिर भी नॉर्मल ही रहूंगी। तुम मुझे छेड़ने को कह रही हो? ऐसी बेहया लड़की मैंने नहीं देखी जो खुद छेड़ने की दावत देती है। तुमसे खुदा समझेगा, काम की बात करो। पारस ने चेक पोस्ट पर होने वाले वाकयात का जिक्र किया, फिर कहा, मैं नहीं चाहता कि वो क्रूसो बच कर जाए। तुम्हें किसी भी तरह उसे काबू में करना होगा। फौरन बारबरा और मॉर्गन के पास जाओ। सानी चली गई। वो शीतारा से बोला, क्रूसो के चेक पोस्ट से गुजरने तक माइक हरारे उसकी हिफाजत के लिए ख्याल ख्वानी के जरिए मौजूद रहेगा। मैं चाहता हूँ तुम उसे ख्याल ख्वानी करने का मौका ना दो। मुझे गाइड करो, उसे ख्याल ख्वानी करने से कैसे रोकना चाहिए। तुम्हें उसका मोबाइल फ़ोन नंबर मालूम है? उससे फ़ोन पर राबता करो, फिर उसे बातों में जितनी देर तक उलझा सकती हो उलझाए रखो। चलो, उससे ये कह दो कि मैं तुम्हारे साथ अक्स मुंतकिल करने के मामले में मसरूफ़ था। फिर अभी होटल के कमरे से बाहर नीचे जाने के लिए निकला तो कॉरिडोर में खड़ा हुआ कोई शख्स मुझे गोली मारकर फरार हो गया। अभी मैं ज़ख्मी हूँ और तुम्हारे जानू पर सर रखे लेटा हुआ हूँ। तुमने मेरी मरहम पट्टी की है। पारस, ये कैसी चाल चल रहे हो? वो तुम्हें ज़ख्मी समझकर तुम्हारे दिमाग में आना चाहेगा। आने दो, मैं उसे मायूस नहीं करूँगा। अच्छा, मैं उसे फ़ोन कर रही हूँ, मगर वादा करो फिर मुझे अपने दिमाग में बुलाओगे। वादा करने की क्या ज़रूरत है? जब वो मुझे ज़ख्मी समझ कर आएगा तो तुम भी मेरे अंदर चली आना और उससे झगड़ा करती रहना। वो चली गई। फिर उसने बाद में बताया कि माइक हरारे से किस तरह फ़ोन पर राबता किया था। मैंने उसकी दोनों गाड़ियों को तमाम मखसूस आलात के साथ बाहिफाजत जाने दिया था। वो खुश भी था और हैरान भी, और ये भी सोच रहा था कि मैं कोई गहरी चाल चल रहा हूँ।
اس لیے اب وہ ڈی کروسو کی حفاظت کے لیے اس کے پاس آ گیا تھا اور اسے میرے بارے میں بتا رہا تھا۔ ڈی کروسو کی کار اس وقت چیک پوسٹ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ انہی لمحات میں اس کی خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس کے موبائل فون سے اشارہ مل رہا تھا۔ اس نے پوچھا، ہیلو کون؟ شیتارا نے غصے سے کہا، میں ہوں، مجھے آواز سے پہچان سکتے ہو تو پہچان لو۔ تم نے کم ظرفی کی انتہا کر دی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پارس نے تم پر مہربانی کی، تمہاری 2 گاڑیوں کو چیکنگ کے بغیر جانے دیا اور تم نے کسی اعلی کار کے ذریعے اسے گولی مار کر زخمی کر دیا۔ وہ چونک کر خوشی سے بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی پارس زخمی ہو گیا ہے؟ وہ پھر غصے سے بولی، انجان نہ بنو مسٹر ہرارے، میں بڑی دیر سے پارس کے دماغ میں تمہیں آواز دے رہی ہوں مگر تم خاموش ہو۔ مجھے نادان نہ سمجھو، تم خاموش رہ کر پارس کے چور خیالات پڑھ رہے ہو، اس لیے میں نے فون کیا ہے۔ تمہیں یہ بتا دوں کہ تم میرے پارس پر ترمیمی عمل نہیں کر سکو گے، میں رکاوٹ بنتی رہوں گی۔ مائک ہرارے نے کہا لگاتے ہوئے فون کو بند کر دیا۔ پارس کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لیا، پھر خیال خوانی کی پرواز کرتے ہی اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے بول رہا تھا، شیتارا، ہرارے کو چیلنج نہ کرو، فون بند کر دو، اس بار بازی اس کے ہاتھ آ گئی ہے۔ مائک ہرارے نے ہنستے ہوئے کہا، میں تمہارے دماغ میں پہنچ گیا، پھر بھی حیرانی سے سوچ رہا ہوں، کیا میں فرہاد کے ایک بیٹے پر قابو پانے جا رہا ہوں؟ شیطان کہلانے والا پارس میرا غلام بننے والا ہے۔ پارس کے دماغ میں شیتارا کی آواز ابھری، مسٹر ہرارے، میں تمہارا یہ خواب پورا نہیں ہونے دوں گی، میں اپنے پارس کی حفاظت کروں گی۔ وہ کہا لگا کر بولا، کیسے حفاظت کرو گی؟ کیا مجھے اس پر ترمیمی عمل نہیں کرنے دو گی؟ میں اسے اپنا غلام بنانا چاہوں گا تو تم مداخلت کرو گی، مگر یہ تو سوچو کہ جب میں اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کروں گا تو مجھے کیسے روکو گی؟ میں اسے دماغی جھٹکے پہنچاتے ہمیشہ کے لیے پاگل بنا دوں گا یا مار ڈالوں گا۔ شیتارا کے رونے کی آواز ابھرنے لگی۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، ہائے پارس، میں کس طرح تمہیں اس دشمن سے بچاؤں؟ میرا دماغ نہیں کام کر رہا۔ کیا میں پاپا کو تمہارے زخمی ہونے کے بارے میں جا کر بتاؤں؟ مائک ہرارے نے کہا، خبردار، اگر تم نے فرہاد یا اس کے کسی خیال خوانی کرنے والے کو یہاں بلایا تو اپنے محبوب کو مردہ پاؤ گی۔ اس کے زندہ سلامت رہنے کی ایک ہی شرط ہے کہ یہ میرا تابعدار بن کر رہے۔ وہ روتی ہوئی بولی، پلیز مسٹر ہرارے، ہم سے کوئی سمجھوتا کر لو۔ ہاں، سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ تم تمام عمر اس کی محبوبہ یا بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو تو تم بھی راضی خوشی میری معمولہ اور تابعدار بن جاؤ۔ میں تم دونوں کو نہایت آرام و آسائش سے رہنے کا موقع دوں گا۔ فرہاد اور اس کی فیملی پر کبھی ظاہر نہیں ہونے دوں گا کہ تم دونوں میرے زیر اثر ہو۔ یوں تم دونوں کے ذریعے مجھے بابا صاحب کے ادارے کے تمام اہم راز معلوم ہوتے رہیں گے۔ پارس نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا، تم اور کیا اہم راز معلوم کرو گے؟ پتہ نہیں میرے اندر رہ کر تم کب سے میرے چور خیالات پڑھ رہے ہو۔ میرے پاپا کو معلوم ہوگا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں تمہارے پاپا سے بھی نمٹ لوں گا۔ فی الحال میں شیتارا سے کہتا ہوں کہ وہ خاموش رہے اور مجھے شیطان کے چور خیالات پڑھنے دے۔ مجھے تم لوگوں کی بکواس میں ابھی تک چور خیالات پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ بس اب تم دونوں خاموش رہو۔ شیتارا نے پوچھا، پارس، تم کیا کہتے ہو؟ کیا مجھے خاموش رہنا چاہیے؟ عورت اور خاموشی 2 متضاد باتیں ہیں۔ اگر عورت ہے تو خاموش نہیں رہے گی، اور اگر خاموش رہے گی تو وہاں عورت نہیں ہوگی۔ میری جان، تم بولتی رہو۔ عورت کی بولیاں سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہرارے کیا چیز ہے؟ مائک ہرارے کی آواز ابھری، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تمہارے چور خیالات پڑھنا چاہتا ہوں، مگر وہاں ایسی آواز آ رہی ہے جیسے کوئی عورت تمہاری دینی کتاب پڑھ رہی ہو۔ پارس نے کہا، وہ میری والدہ محترمہ آمنہ فرہاد ہیں، قرات سے کلام پاک پڑھ رہی ہیں۔ جب وہاں ایمان بول رہا ہو تو ہماری تمہاری بولی کہاں سنائی دے گی؟ شیتارا نے کہا، پارس، یہ ثانیہ آئی ہے، خوشخبری سنا رہی ہے، آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ پارس نے اطمینان کی سانس لی، پھر کہا، مسٹر ہرارے، تم نے اتنا وقت میرے گھر میں گزارا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ اب اپنے کروسو کے پاس جاؤ، 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہی اس نے سانس روکی۔ ہرارے اس کے دماغ سے نکل کر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ شدید حیرانی سے سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ پارس تو زخمی تھا، تکلیف کی شدت سے کراہ رہا تھا، میری آمد پر سانس روکنے کے قابل نہ تھا، پھر یہ کیا ہو گیا؟ اس نے سانس روک کر مجھے کیسے بھگا دیا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرہاد کا بیٹا پوری طرح مٹھی میں آ کر نکل گیا ہے۔ اس نے پھر خیال خوانی کی پرواز کی۔ پارس کے اندر آیا۔ اس نے پوچھا، اے بھائی عالمی چیمپئن،
اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہارے جیسے بڑے مہرے کو میں نے بساط کے ایک خانے میں کچھ دیر روک کر دوسرے مہرے کو مات دی ہے۔ جاؤ اپنے شاطر ڈی کروسو کے پاس جاؤ۔ اس نے پھر سانس روک لی۔ اب ہرارے کی کھوپڑی میں بات آئی کہ پارس کی آمد کی چال چل گیا ہے۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کر کے ڈی کروسو کے پاس پہنچا تو واقعی 14 طبق روشن ہو گئے۔ ڈی کروسو اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر زخمی پڑا تھا اور اس کے دماغ کا کھلا ہوا دروازہ کہہ رہا تھا، آؤ صنم، جاؤ صنم، گھر تمہارا ہی ہے۔ اس نے حیرانی اور پریشانی سے پوچھا، مسٹر کروسو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ وہ زخم کی تکلیف سے بول نہیں پا رہا تھا۔ اس کی سوچ کی لہروں نے کہا، یہاں کے چیک پوسٹ کے سپاہیوں نے میری گاڑی کی تلاشی نہیں لی، صرف مجھ سے اور مس فرائی اینڈرسن سے سوالات کیے۔ ہم نے جواب دیے۔ اس کے ساتھ ہی پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا اور سانس روک لی۔ تب ایک سپاہی نے پوچھا، اپنے دماغ کے دروازے کھولو گے یا زخمی ہونا چاہو گے؟ ڈی کروسو کی سوچ بتا رہی تھی کہ نہ وہ دماغ کے دروازے کھولنا چاہتا تھا اور نہ زخمی ہو کر اپنے دشمنوں کے رحم و کرم پر رہنا چاہتا تھا۔ وہ فوراً ہی دروازہ کھول کر کار سے نکلتا ہوا سڑک کے کنارے کنارے درختوں اور جھاڑیوں کی طرف بھاگنے لگا۔ ایسے ہی وقت ایک سپاہی نے اس کی ٹانگ میں گولی ماری اور وہ چیخ مار کر گر پڑا۔ گولی گھٹنے کی ہڈی توڑتی ہوئی گزر گئی تھی۔ اگرچہ وہ بڑا جیدار تھا، ناقابل برداشت تکلیف بھی مسکراتے ہوئے برداشت کر لیتا تھا، لیکن خون بہت بہہ رہا تھا۔ پھر یہ کہ خیال خوانی کرنے والوں کو اندر پہنچنے کے لیے تھوڑی سی دماغی کمزوری ہی درکار ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے اندر آنے جانے والوں کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کی سوچ نے کہا، مسٹر ہرارے، میں موت سے نہیں ڈرتا، صرف غلامی سے نفرت کرتا ہوں۔ مجھے کسی طرح بچاؤ، کسی دشمن کو میرے اندر نہ آنے دو۔ ہرارے نے کہا، مسٹر ڈی کروسو، بہت دیر ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں اس وقت تمہارے اندر کون خیال خوانی کرنے والا چھپا ہوا ہے، وہ تمہارے خیالات پڑھ رہا ہوگا۔ شیتارا کی آواز ابھری، ہوگا نہیں ہوگی، اور تم لاکھوں میں میری آواز پہچان سکتے ہو۔ یہ بازی پارس کی چال بازی سے اور سانی کے ایکشن سے جیتی گئی تھی، لیکن سانی نے شیتارا سے کہا تھا، میرا کام پورا ہو چکا ہے، اب تم ڈی کروسو کے اندر جاؤ۔ شیتارا نے کہا تھا، یہ تمہارا گیم ہے، تم کھیلو۔ سوری تارا، میں تمہارے بندر کے اس مشن میں اس سے زیادہ نہیں رہوں گی، وہ میرے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ دیکھو سانی، تم میرے محبوب کو بندر بول رہی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تارا، میں تمہاری خاطر اتنی رعایت سے بول رہی ہوں، اب وہ مجھے ستانے آئے گا تو اس کا منہ توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں رکھ دوں گی۔ تم دونوں کی لڑائی سمجھ میں نہیں آتی، لڑتی بھی ہو اور وہ کسی مہم پر بلاتا ہے تو اس کی ایک کال پر دوڑی چلی آتی ہو۔ تم نے ڈی کروسو کی یہ بازی اس کے لیے ہی جیتی ہے، اس لیے کہ وہ کمبخت میرے علی کی جان ہے، اسے کچھ ہوتا ہے تو علی کی جان نکلنے لگتی ہے، اور میں اپنے محبوب کی خاطر تمہارے محبوب کے لیے جان کی بازی لگانے کو تیار رہا کرتی ہوں۔ اچھا، اب فوراً کروسو کے اندر جاؤ۔ سانی اسے ڈی کروسو کے اندر پہنچا کر چلی گئی۔ اس وقت مائک ہرارے سوچ کے ذریعے ڈی کروسو سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر شیتارا کی آواز سن کر بولا، ہاں، میں لاکھوں میں تمہیں آواز سے پہچان سکتا ہوں۔ دیکھو شیتارا، میں یہ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ تم اسے اپنا معمول اور تابعدار بناؤ گی، لیکن میں تمہیں تنویمی عمل کرنے نہیں دوں گا، تمہارے عمل کے دوران مداخلت کرتا رہوں گا۔ وہ کہا لگا کر بولی، تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی پارس کے دماغ میں رہ کر تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں پارس پر تنویمی عمل کرنے نہیں دوں گی، تمہارے عمل کے دوران مداخلت کرتی رہوں گی۔ تب تم نے کہا تھا کہ پارس کے دماغ میں زلزلے پیدا کرتے کرتے اسے ہمیشہ کے لیے پاگل بنا دو گے یا مار ڈالو گے۔ بولو، تم نے یہی کہا تھا نا؟ ہرارے نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے ایسا ہی کہا تھا۔ اب تم بھی ڈی کروسو کے اندر زلزلہ پیدا کرو گی تو میں تمہیں روک نہیں پاؤں گا۔ تم چاہتے ہو میں اس پر تنویمی عمل نہ کروں اور اس کے اندر زلزلے بھی پیدا نہ کروں، تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ پلیز شیتارا، ہم سے کوئی سمجھوتا کر لو۔ وہ پھر کہا لگا کر بولی، میں نے بھی پارس کو تمہاری غلامی سے بچانے کے لیے سمجھوتا کرنے کو کہا تھا اور تم نے جواب دیا تھا، اگر میں بھی پارس کے ساتھ تمہاری تابعدار بن جاؤں تو یہ بات راز میں رکھو گے، پارس کے پاپا کو معلوم نہیں ہونے دو گے، ہمیں ہر طرح کی آزادی دو گے اور ہمارے ذریعے بابا صاحب کے ادارے کے خلاف جاسوسی کرتے رہو گے۔ میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں، غلطی نہیں غرور کہو اسے۔ کیا اب تم بھی یہی کر سکتے ہو؟ اپنے ساتھی ڈی کروسو کے ساتھ ہمارے تابعدار بنو گے اور ہمارے لیے اپنے ملک کے خلاف جاسوسی کرو گے؟ میں پاگل نہیں ہوں کہ جان بوجھ کر تم لوگوں کا غلام بن جاؤں۔ میں نے تمہیں اس لیے اپنا تابعدار بننے کے لیے کہا تھا کہ پارس تمہارا یار ہے، تمہارے جسم و جان کا مالک ہے، ڈی کروسو میرا کوئی نہیں ہے، میں اس کے لیے خود کو گڑھے میں نہیں گراؤں گا۔ وہ بولی،
यहाँ मैं तन्हा नहीं हूँ, हमारे और भी कई ख्याल ख्वानी करने वाले मौजूद हैं। तुम डी क्रूसो के लिए हमारी चंद शराइत तस्लीम नहीं करोगे तो हम इसे अभी मार डालेंगे। डी क्रूसो ने तड़प कर कहा, नहीं, मुझे मार डालने की बातें ना करो मिस्टर हरारे, प्लीज़ जल्दी जाओ और सुपर मास्टर से मशवरा करो। मैं बहुत अहम हूँ, वो मुझे बचाने के लिए इन लोगों से कोई समझौता करेगा। शितारा ने कहा, नहीं हरारे, तुम सुपर मास्टर के पास नहीं जाओगे। मैं भी पारस के जख्मी होने की इत्तला देने के लिए पापा के पास जाना चाहती थी, मगर तुमने सख्ती से मना किया था और कहा था कि किसी को इत्तला देने जाऊंगी तो पारस को मार डालोगे। जे मॉर्गन की आवाज़ उभरी, मिस्टर डी क्रूसो, मैं तुम्हारे अंदर जे मॉर्गन बोल रहा हूँ। मैं भी साबका सुपर मास्टर की रजामंदी से ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजरा और यह टेलीपैथी का इल्म हासिल किया था। इससे हर तरह की वफादारी की थी, लेकिन जब यहूदियों ने मुझे अगवा किया, अपना ताबेदार बनाया, तो अमेरिका ने अपने लय पालक बेटे इसराइल से मेरी वापसी का मुतालबा नहीं किया और ना ही मुझे किसी हिकमत अमली से वापस हासिल करने की कोशिशें की। मैं बरसों यहूदियों का गुलाम बना रहा। आखिर सोनिया सानी ने मुझे उनसे रिहाई दिलवाई। बाबा साहब के इदारे में ना मेरा ब्रेन वॉश किया गया और ना ही मुझे ताबेदार बना कर रखा गया। मैं आज पूरी तरह आज़ाद हूँ, सिर्फ अपनी मर्जी से और अपने मोहसिनों के लिए काम करता हूँ और बड़ी सलामती और आराम से रहता हूँ। जे मॉर्गन ने एक ज़रा वक्फे से कहा, यह मेरी मुख्तसर सी हिस्ट्री है। मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कहता हूँ, सुपर मास्टर और माइक हरारे तुम्हें कुर्बानी का बकरा समझकर हमारे पास छोड़ देंगे। इनके पास ट्रांसफॉर्मर मशीन है, इनकी नज़रों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। ये हमें मशीन से पैदा होने वाले टेलीपैथी के कीड़े मकोड़े समझते हैं। एक मरेगा तो ये 10 और पैदा कर लेंगे। डी क्रूसो ने जख्म की तकलीफ से कराहते हुए पूछा, मिस्टर हरारे, तुम खामोश क्यों हो? मिस्टर हरारे, तुम बोलते क्यों नहीं? हरारे की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा था। जे मॉर्गन ने कहा, अभी हरारे को धमकी दी गई थी कि वो तुम्हें छोड़कर जाएगा तो तुम्हें मार डाला जाएगा। इसके बावजूद वो तुम्हें छोड़कर चला गया। डी क्रूसो पर सख्ता तारी हो गया था। उसे अपनी मौत का यकीन हो चला था, लेकिन बारबरा ने एक सिपाही के जरिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया ताकि माइक हरारे दोबारा उसके अंदर ना आ सके। फिर वो इसे गिलगित के एक अस्पताल में ले जाने लगे। शितारा ने पारस के पास आकर पूछा, मैं आई हूँ, क्या इतराज़ करोगे? नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे बताओ वहाँ क्या हो रहा है? वो बोली, पहले तो हरारे ने उसे बचाने के लिए समझौता करना चाहा, फिर वो शायद सुपर मास्टर के पास मशवरा करने गया है, लेकिन बारबरा ने डी क्रूसो को बेहोश कर दिया है और अब उसे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एक बात समझ में नहीं आई, वो डी क्रूसो तुम्हारी जान का दुश्मन बनकर आया था। मैंने उसके चोर ख्यालात पढ़े थे। वो बहुत ताकतवर है। उसने दावा किया था कि अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन तोड़ेगा। पारस ने कहा, इसके जवाब में हम भी उसकी गर्दन तोड़ देते या ख्याल ख्वानी के दिमागी झटके पहुंचाकर उसे मार डालते, लेकिन ये तो एक आम सी इंतकाम लेने वाली बात होती। वो बोली, ऐसा तो अज़ल से होता आया है, लेकिन जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी की हिदायत हैं कि दुश्मन को पहली और दूसरी बार ना मारो, उसे ज़िंदा छोड़कर सोचने, समझने और राह रास्त पर आने का मौका दो। जब वो तीसरी बार भी गुमराही इख्तियार करे तो समझ लो वो शैतान है, और शैतान बातों से नहीं ठोकरों से मरता है। लेकिन पारस, 3 मौके देने के दौरान कोई शैतान सिर्फ दुश्मन हमारा काम तमाम कर सकता है। हमारी हयात का अरसा और मौत के असबाब कातिबे तकदीर ने लिख डाले हैं। अगर कोई दुश्मन हमारी मौत का सबब बनेगा तो कातिबे तकदीर की मर्जी से बनेगा। जे मॉर्गन यहूदियों का अरसे तक गुलाम बना रहा। जेरी और थर्मोल भी जादूगर जे परगोला की गुलामी करते रहे। ऐसा ना करते तो अपने आकाओं के हाथों मारे जाते, लेकिन कातिबे तकदीर ने उनकी मौत नहीं लिखी थी। हमारे जरिए उन्हें राह रास्त पर लाने वाली जिंदगी लिखी थी। तुम देख रही हो कि अब ये लोग टेलीपैथी के शैतानी इरादे भूल गए हैं और मुस्बत इरादों से काम करते रहते हैं। वो बोली, तुम्हारी बातों से मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने भी बारहा तुमसे मुख्तलिफ अंदाज में दुश्मनी की। तुम या तुम्हारे पापा मेरे भाई सरना की तरह मुझे भी तमाम उम्र के लिए अपाहज बना सकते थे, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं किया। मुझे तुमसे और तुम्हारे ख़ानदान वालों से मोहब्बतें मिल रही हैं। हमें तुम्हारे भाई पेपे सरना के लिए अफसोस है। जनाब तबरेज़ी साहब की पेशीन गोई थी कि उसे माफ़ किया गया तो वो शैतानी रास्तों पर चलेगा, इसलिए पापा ने मजबूर होकर उसे हमेशा के लिए नाकारा बना दिया। सिर्फ तुम्हारी खातिर उसे ज़िंदा छोड़ा गया है ताकि बराए नाम ही सही दुनिया में कोई तो तुम्हारा सगा भाई रहेगा। तुम्हारे पापा बहुत अच्छे हैं पारस, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ।
अब तो माइक हरारे का फ़ोन नंबर बताओ, मैं उससे ज़रा 2 बातें करूँगा। तुम भी मेरे पास रहकर उससे कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो। पारस ने उसके बताए हुए नंबर पर राबता किया। उस वक्त माइक हरारे सुपर मास्टर के पास बैठा वो बुरी खबर सुना रहा था कि उनके अहम टेलीपैथी जानने वाला डी क्रूसो पारस के जाल में फंस गया है। शितारा ने चैलेंज किया है कि उस पर तनवीमी अमल करने से हरारे उसे रोकेगा तो वो डी क्रूसो को दिमागी झटके पहुंचाकर मार डालेगी। सुपरमास्टर ने तमाम रुदात सुनने के बाद कहा, डी क्रूसो को उनका मामूल और ताबेदार नहीं बनना चाहिए। फरहाद की टीम में टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा होता जा रहा है। अगर तुम्हारे मदाखलत करने पर वो लोग उसे मार डालना चाहें तो उसे मर जाने दो। दुश्मनों की ताकत में इजाफा ना होने दो। माइक हरारे ने फिर एक बार डी क्रूसो के अंदर आना चाहा ताकि उसे ख़त्म ही कर डाले, लेकिन पता चला कि वो बेहोश पड़ा है। ऐसी हालत में सोच की लहरें किसी भी बेहिस दिमाग पर असर नहीं करती हैं। उसने वापस आकर सुपरमास्टर से कहा, वो लोग बहुत चालाक हैं। उन्होंने डी क्रूसो को हमारी पहुंच से दूर रखने के लिए उसे बेहोश कर डाला है। तुम उसके होश में आने का इंतज़ार करो, उसके दिमाग में आते जाते रहो। जैसे ही मौका मिले उसे फ़ौरन ख़त्म कर डालो। हमारे साथ अजब तमाशा हो रहा है। हम मशीन के ज़रिए टेलीपैथी जानने वाले पैदा करते हैं और उनमें से अक्सर फरहाद की टीम में पहुंचकर उसकी कुव्वतों में इजाफा करते रहते हैं। सर, अब डी क्रूसो को जिंदा वापस लाना, उसे मार डालना मुमकिन नहीं है। उन्होंने अभी उसे बेहोश रखा है। ये बेहोशी इसी तरह तवालत इख्तियार करेगी कि वो क्रूसो को कोमा में रखेंगे। जब हम टेलीपैथी जानने वाले उसके आसपास आते जाते थक जाएंगे या अपने दूसरे अहम मामलात में मसरूफ़ रहेंगे तो वो डी क्रूसो के दिमाग को लॉक कर देंगे। अब आप सब्र कर लें, वो हमारे हाथ से हमेशा के लिए निकल चुका है। सुपरमास्टर ने मेज़ पर घोंसा मारते हुए कहा, हम अपने कितने टेलीपैथी जानने वालों का मातम करेंगे और उन पर सब्र करेंगे। ख्याल ख्वानी करने वाले 3D ताजिकिस्तान में हैं। अगरचे फरहाद उनसे गाफिल है, मगर पता नहीं चलता कि ये हमारे ख़ास लोगों को कैसे ताड़ लेते हैं। अगर वो 3D भी फरहाद की चाल में आ जाएंगे तब भी हमें सब्र ही करना होगा। तुम आजकल शितारा और पारस से उलझ रहे हो। अगरचे तुम माने हुए शातिर हो, मगर वो शातिरों के बाप हैं। तुम भी फंसोगे तो सब्र ही करना होगा, क्योंकि हमारे पास मशीन है। हम दूसरे माइक हरारे और डी क्रूसो जैसे और टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर लेंगे। बेशक कर लेंगे, मगर एक वक्त आएगा कि वो भी हमारे हाथों से निकल जाएंगे। फौज के एक आला ऑफिसर ने कहा, मिस्टर हरारे, तुमने शितारा को काबू में करने के लिए दिल्ली शहर की नाकाबंदी कराई थी। एक तो तुम गैर मामूली तौर पर शातिर हो, फिर पूरी भारतीय फौज तुम्हारे साथ थी, फिर भी पारस शितारा को वहां से निकाल ले गया। क्या तुम खुद को वो ऊंट कहोगे जो पहाड़ के मुकाबले आने के बाद अपने कद की कोताही को मानता है? हरारे ने कहा, वो मेरा पारस से पहला टकराव था। मैं उसकी चालों को समझ नहीं पाया था। दूसरी बार उससे टकराव होगा तो उसे बुरी तरह मात दूंगा। अफसर ने कहा, हमारी मालूमात के मुताबिक डी क्रूसो के मामलात में तुम उसकी निगरानी कर रहे थे। जब ये बात मालूम हुई कि पारस ने डी क्रूसो से पहले ही अक्स मुंतकिल करके पाकिस्तानी आर्मी को अलर्ट कर दिया था, तो डी क्रूसो को वहां से बाहिफाजत निकाल लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। अगर उस चेक पोस्ट पर पारस के टेलीपैथी जानने वाले थे तो उनके मुकाबले में तुम थे, और मजीद 3Ds को फौरन बुलाकर डी क्रूसो को जख्मी होने से बचा सकते थे। मैं तन्हा कितने महाजों पर लड़ूंगा? मैं शितारा और पारस से उलझा हुआ था। ऐसे वक्त काहिरा में सानी और अली से टकराव हो गया। फिर वक्तन फवक्तन ताजिकिस्तान में 3D की रहनुमाई करता हूँ। इसके बाद डी क्रूसो के मामलात में भी सर खपाता हूँ। अगर सिर्फ डी क्रूसो के पास रहता तो कभी उसे हाथों से निकलने नहीं देता। सुपर मास्टर ने कहा, मिस्टर हरारे, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमसे झूठ बोलोगे। क्या वाकई तुम ताजिकिस्तान में 3D की रहनुमाई करते हो? हरारे ने हिचकचाते हुए कहा, बेशक उनकी रहनुमाई करता हूँ। आप इसे गलत क्यों समझ रहे हैं? इसलिए कि पिछले हफ्ते हमने 3D को फिर एक बार मशीन से गुजारा था। हमें शुबा था कि दाऊद मंडोला उनके दिमागों को पढ़ता होगा। हमने उन 3D के तीनों दिमागों को इस तरह लॉक किया है कि मंडोला तो क्या, तुम भी उन तीनों के अंदर नहीं पहुंच सकते। फिर उनसे कैसे राबता करते हो? कैसे उनकी रहनुमाई करते हो? एक फौजी अफसर ने कहा, अगर ऐसा करते हो तो अभी 3D में से किसी एक को ख्याल ख्वानी के जरिए यहाँ बुलाओ। माइक हरारे को पता नहीं था कि 3D के दिमागों को लॉक कर दिया गया है। वो झूठ बोलकर फंस गया था। फिर भी उसने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। बारी बारी डी क्रेन, डी हार्वे और डी मोरा के अंदर जाना चाहा। उन्होंने सांसें रोक लीं। एक और फौजी अफसर ने पूछा, क्या हुआ मिस्टर हरारे? क्या हमने तुम्हें ज़हीन तरीन आलमी चैंपियन समझकर तुम पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती नहीं की?
वो सर झुका कर बोला, मैं एतराफ़ करता हूँ अभी 3D के सिलसिले में झूठ बोल रहा था। क्या सिर्फ 3D के सिलसिले में? क्या सानी और अली के केस में नहीं? सानी तो बेंजामिन बैरक को सजाए मौत देने के सिलसिले में मसरूफ़ रही थी। नहीं, मैं एतराफ़ करता हूँ कि सानी और बैरक के केस से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। यानी तुम सिर्फ शीतारा और पारस के मामले में मसरूफ़ थे, और पारस हमारे डी क्रूसो को तिगनी का नाच नचा रहा था और तुम्हें उसकी कोई खबर नहीं थी। क्या शीतारा ने तुम्हें अपनी ज़ात में उलझा रखा था, या पारस तुम्हें कोई चक्कर देकर घन चक्कर बना रहा था? उसने शिकस्त खोरदा अंदाज में एक गहरी सांस ली, फिर कहा, हाँ, मैं शतरंज का आलमी चैंपियन अपनी शिकस्त का इतराफ़ करता हूँ। फरहाद के सिर्फ एक बेटे से मेरा मुकाबला होता रहा और मैं मात खाता रहा, फिर शर्मिंदगी से अपनी शिकस्त को छुपाता रहा। मैं आप लोगों के सामने खुद को सज़ा के लिए पेश करता हूँ, मगर मैं ये चाहूँगा कि आप भी अपनी गलतियों को समझें। ये जो ट्रांसफॉर्मर मशीन आपके पास है, इससे फरहाद अली तैमूर को फ़ायदा पहुँच रहा है। बेशक हमें इस गलती का एहसास हो गया है। हम अपनी हिकमत अमली बदल चुके हैं। फरहाद और उसके ख्याल ख्वानी करने वाले या खुफिया यहूदी तंजीम वाले आइंदा कभी हमारे किसी टेलीपैथी जानने वाले को ट्रैप नहीं कर सकेंगे। सुपर मास्टर ने कहा, हमने 3D को दोबारा मशीन से गुजार कर ये बात उनके दिमागों में नक्श कर दी है कि आइंदा वो दुश्मनों को तो क्या, अपने टेलीपैथी जानने वाले साथियों को भी अपने दिमाग में नहीं आने देंगे। दिमाग का दरवाज़ा खुलने से ही दुश्मनों को मुसल्लत होने का मौका मिलता है। हरारे ने कहा, लेकिन दुश्मन ज़रर रिसां दवाइयाँ खिलाकर या ज़ख्मी करके दिमाग के अंदर पहुँच जाते हैं। सुपर मास्टर ने कहा, 3D के हाथों की एक उंगली में ऐसी अंगूठी है जो दरअसल सोनिया की ईजाद है। इस अंगूठी में वो ज़रर रिसां दवा छुपा कर रखती थी। हमने ऐसी ही अंगूठियों में जहर छुपा कर रखा है, और ये बात उनके जहन में नक्श कर दी है कि जब भी वो सांस रोकने में नाकाम हो तो पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही अपनी अंगूठी का जहर हलक से उतार लें। इस तरह वो मुल्क और कौम पर कुर्बान होंगे। अपनी टेलीपैथी से दुश्मनों को फ़ायदा नहीं पहुंचने देंगे। मैं समझ गया, आप लोग मुझे इस मशीन से दोबारा गुजारेंगे और फिर मेरी भी एक उंगली में एक जहरीली अंगूठी पहना देंगे। हाँ, तुमने अगरचे मात खाई है, इसके बावजूद बेहद ज़हीन हो। हम नहीं चाहेंगे कि तुम्हारी जहानत और टेलीपैथी किसी भी दुश्मन के काम आए, लिहाजा तुम अभी ज़ेरे हिरासत रहोगे। कल सुबह 10 बजे तुम्हें ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजारा जाएगा। दूसरे फौजी अफसर ने कहा, अपना ये मोबाइल फ़ोन भी हमें दे दो, कल शाम को ये फ़ोन तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। उसने जैसे ही वो फ़ोन अफसर के हवाले किया, उसे इशारा मौसूल होने लगा। अफसर ने उसे ऑन करके पूछा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं पारस हूँ और माइक हरारे से बात करना चाहता हूँ। अफसर ने कहा, मैं माइक हरारे बोल रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो? मिस्टर बनास्पति हरारे, मुझे गधे और घोड़े की पहचान है, फ़ोन घोड़े को दे दो। अफसर ने गुस्से से धाड़ते हुए कहा, यू शट अप, तुम मुझे गधा कह रहे हो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बाज़ फौजी अफसर ऐसे ही स्वरमा होते हैं, फ़ोन के ज़रिए अपने मुखालिफ को गोली मार डालते हैं। माइक हरारे ने कहा, सर, अगर किसी ने मुझे फ़ोन किया है तो मुझे गधा कह रहा है, आप मुझे बात करने दें। अफसर ने गरज कर कहा, हरगिज़ नहीं, तुम ज़ेरे हिरासत हो, किसी से गुफ्तगू नहीं करोगे। मैं जानता हूँ ये पारस क्या कहना चाहता है, अपनी कामयाबी पर कह कहे लगाकर तुम्हें और हमें जलील करना चाहता है। पारस ने कहा, अजीब गधे अफसर हो, मैंने ख़तरे से आगाह करने के लिए फ़ोन किया है और तुम मुझे दुश्मन समझ रहे हो। अफसर उछलकर खड़ा हो गया, कैसा खतरा, जल्दी बताओ, तुम किस खतरे की बात कर रहे हो? कम ऑन हरी अप, जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हें गोली। वो बोलते बोलते रुक गया। उसे याद आ गया कि फ़ोन के ज़रिए गोली नहीं मार पाएगा। पारस ने कहा, अभी शीतारा ने तुम्हारे हेडक्वार्टर के एक फ़ौजी के दिमाग पर कब्जा जमाया है। वो एक गन लेकर तुम सब पर गोलियां बरसाने इसी दफ्तर की तरफ चला आ रहा है। अफसर ने फ़ौरन ही मोबाइल फ़ोन मेज़ पर फेंकते हुए गरजदार आवाज़ में सिपाहियों से कहा, फ़ौरन खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद कर दो, हरी आप, जल्दी करो। शीतारा हमारे एक फ़ौजी अफसर के दिमाग पर कब्जा जमा कर यहाँ हमें गोलियां मारने आ रही है। दफ्तर में 4 मुसल्लह फ़ौजी जवान थे। उन्होंने दौड़कर खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद किया। माइक हरारे ने मेज़ पर पड़े हुए मोबाइल फ़ोन को उठाकर कहा, हेलो पारस, मैं तुम्हारी रग रग को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, इसलिए यह धमाका किया है। मेरे अफसरान खिड़कियां और दरवाजे बंद करके फर्श पर लेट गए हैं ताकि फायरिंग हो तो गोलियां ऊपर से गुजर जाएं। पारस ने पूछा, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा है कि शीतारा किसी को आलायकार बनाकर तुम लोगों पर गोलियां बरसा सकती है? शीतारा ऐसा कर सकती है लेकिन तुम्हारे साथ है,
और तुम लोग जब कोई बड़ा नुकसान उठाते हो तब ही इंतकामी कार्रवाई करते हो, जबकि आज तुम्हें नुकसान नहीं हुआ। हमारा एक ख्याल ख्वानी करने वाला जीत कर हमें नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद तुम चितारा को गोलियां चलाने की इजाज़त नहीं दोगे क्योंकि हमें सज़ा दे चुके हो। सुपरमास्टर ने कहा, ये क्या फजूल बातें कर रहे हो? फ़ोन पर दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी को अलर्ट करो। उनसे कहो कि इस दफ्तर की तरफ किसी मुसल्ला फ़ौजी को ना आने दें। हरारे ने सुपरमास्टर को नज़रअंदाज करके पारस से पूछा, मुझे किस लिए फ़ोन किया था? क्या मेरी शिकस्त का मजाक उड़ाना चाहते थे? फातेह बनकर मफ्तू का मजाक उड़ाना सरासर गुरूर है। हम मुख्तलिफ किस्म के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। उनमें से एक फ़र्ज़ ये भी है कि तुम्हारे जैसे ज़हीन शख्स को मुस्बत अंदाज में ज़िंदगी गुजारने का मशवरा दें। अपनी जहानत और सलाहियतों को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। अपने खुदा की खुशनुदी हासिल करो। मैं नसीहतें करने वाला बुज़ुर्ग नहीं हूँ, लेकिन जनाब तब्रेज़ी साहब की हिदायत के मुताबिक हर ज़हीन और बासलाहियत शख्स से ऐसी 2-4 बातें कह देता हूँ। तुमसे भी मैंने कह दिया, मेरा फ़र्ज़ अदा हो गया। अब मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।